हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 मानव जनन। यह उसका पार्ट नंबर 10 है और इससे पहले के सभी पार्ट्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ से आप सीरियल वाइज सारे पार्ट्स को देख करके चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मानव में जनन और ये पढ़ रहे थे निषेचन के बाद की घटनाएं। चूंकि निषेचन तक तो कंप्लीट आप पढ़ ही चुके थे और पढ़ रहे थे निषेचन के बाद की घटनाएं। तो निषेचन के बाद हमने जाना था कि क्या होता है, स्पर्म है ना और ओवा, ये दोनों क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और इसके बाद क्या बन जाता है, युग्मनज, जो कि कैसा होता है 2n नंबर होता है और एक कोशिका होती है। युग्मनज कैसी होती है, एक कोशिका होती है, यानी हमारे शरीर का जो कंप्लीट निर्माण हुआ है वो एक ही कोशिका से हुआ है। तो युग्मनज का क्या होता है, इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहले युग्मनज में लगभग 24 घंटे बाद विदलन की क्रिया स्टार्ट होती है, अर्थात क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, विदलन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये क्या बनाता है 2 से 4। अब ये कोशिका के अंदर ही बन जाते हैं ये क्रिया, है ना। 2 से 4 यहाँ पे पहले 2 बनेंगे, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, है ना, और 8 से 16, 8 से 16 ये स्टेज कहलाती है मोरूला। क्या कहलाती है, मारूला स्टेज कहलाती है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। और मारूला स्टेज के बाद जो डिवीज़न होता है वो बहुत रैपिड होता है, यानी बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि ये पहुंच जाता है कहाँ पर, गर्भाशय में पहुंच जाता है। और जब गर्भाशय में पहुंच जाता है तो वहाँ पर बहुत सारा पोषक पदार्थ इकट्ठा करके स्वयं में ब्लास्टोसील का निर्माण कर लेता है, एक गुहा का निर्माण कर लेता है और ये बना लेता है क्या, ब्लास्टुला बना लेता है। क्या बना लेता है, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट या कोकर पुटी भी हिंदी में कहते हैं और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। उसके बाहर पाई जाती है पोषकोरक, ट्रोफोब्लास्ट, है ना, और बीच में एक सेंटर मास होता है, कोशिकाओं का आंतरिक कोशिका मास बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटरनल सेल मास होता है, जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट बनाता है। किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियोब्लास्ट का, किसका, एम्ब्रियोब्लास्ट का निर्माण करता है। और ये जो पोषकोरक है ये आगे चल के प्लेसेंटा का निर्माण करेगा और जो ब्लास्टुला है इसका सुरक्षा भी ये करता है। तो इतनी बात समझ आ गई। अब ब्लास्टुला स्टेज के बाद बहुत तेज डिवीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ब्लास्टुला तक, और ब्लास्टुला जो होता है वही क्या होता है, रोपित होता है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से, अर्थात गर्भाशय की जो अंताभित्ति है उसमें वो चिपकता है। तो वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब उसके बाद पढ़ते हैं। तो जो कोकर पुटी के पोषकोरक, कोकर पुटी का अर्थ होता है ब्लास्टुला और पोषकोरक का अर्थ होता है ट्रोफोब्लास्ट, अर्थात ये बाहर वाली सेल, है ना, ये बाहर वाली सेल। तो कोकर पुटी के पोषकोरक के साथ जरायुज कला अर्थात कोरियान बननी प्रारंभ हो जाती है यहाँ पर, है ना। कोरियान गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, है ना, 3 होती है गर्भाशय की दीवार, पेरीमेट्रियम, मेजोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, अर्थात बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंताभित्ति। तो जो कोरियान है, सबसे पहले कोकर भित्ति का पोषकोरक जो है वो कोरियान बनाएगा और कोरियान एंडोमेट्रियम से मिलकर अपरा का निर्माण करने लगता है, अर्थात प्लेसेंटा का निर्माण करने लगता है। और प्लेसेंटा के द्वारा ही जो हमारा भ्रूण है वो जुड़ जाता है, किससे, गर्भाशय से जुड़ जाता है और वही पोषक पदार्थ प्राप्त करने लगता है। जब प्लेसेंटा हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट तो जानेंगे कि प्लेसेंटा कैसी होती है और कौन कौन सा कार्य करती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, निर्माण करता है और जो प्लेसेंटा होती है वो HCG अर्थात ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन का क्या करती है, श्रावण करती है। और एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के श्रावण को नियंत्रित करता है, प्रोजेस्टेरॉन के श्रावण को नियंत्रित करता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के अंतःस्तर अर्थात एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है और मासिक स्राव को रोकता है। क्योंकि आपको पता है अगर निषेचन नहीं हुआ होता तो जो एंडोमेट्रियम था अर्थात जो गर्भाशय की अंतःभित्ति थी वो सिकुड़ती थी और उसमें क्या हो जाता था, बहुत सारी सेल्स मर जाती थी। तो रक्त के साथ में
वो अनिषेचित नष्ट हुआ अंडा और ये कोशिकाएं बाहर निकल जाती थी। अब चूंकि निषेचन हो चुका है तो ऐसी क्रियाएं तो होंगी नहीं, तो क्या हो जाता है, वो एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है अर्थात सिकुड़ने नहीं देता है, और इस प्रकार अब जो पीरियड्स हैं वो बंद हो जाते हैं, अर्थात मासिक स्राव बंद हो जाता है। और ये सबसे पहली पहचान होती है प्रेगनेंसी की। बहुत सारी लेडीज़ तभी जान पाते हैं जब क्या कहते हैं मासिक स्राव बंद हो जाता है, तब उन्हें ध्यान आता है कि हाँ हो सकता है प्रेगनेंसी हो। इसके बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है। तो मादा के गर्भाशय के भीतर निषेचित अंडे से 2 माह तक होने वाले परिवर्धन को हम लोग क्या कह सकते हैं, भ्रूण काल या एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे थे। रोपण के बाद रोपण एवं सगर्भता हार्मोन अर्थात इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी हार्मोन। चूंकि इम्प्लांटेशन तक तो इससे पहले 9 वाले पार्ट में हमने पढ़ा दिया है, तो उसके आगे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मादा गर्भाशय के भीतर निषेचित अंडे से 2 माह तक होने वाले परिवर्धन को, मतलब जो 2 माह तक है ना डेवलपमेंट होता है, उसको कहा जाता है भ्रूण काल या एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। और इस युग्मनज को क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। क्लियर। भ्रूण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। क्लियर। यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और 2 माह के बाद परिवर्धन को गर्भकाल कहा जाता है अर्थात फोइटल पीरियड कहा जाता है। और ऐसे में भ्रूण किस में बदल जाता है, गर्भ में बदल जाता है, अर्थात 2 माह तक वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है। इसीलिए जो श्योर प्रेगनेंसी का चेकअप होता है वो 3rd मंथ में होता है, क्योंकि 3rd मंथ में अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो समझ लीजिए गर्भकाल स्टार्ट हो चुका है और गर्भ ठहर चुका है। क्योंकि इससे पहले क्या होता है, एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो नष्ट भी हो जाता है और काफ़ी लॉस होता है ऐसे में बहुत सारे लोगों को। ठीक है। तो 2 माह के बाद होने वाले परिवर्धन को गर्भकाल कहा जाता है और भ्रूण को क्या कहने लगते हैं हम लोग, फोइटस। बहुत सारे क्या कहते हैं जीवों में जो गर्भकाल है वो अलग अलग होता है। जैसे हाथी में 620 दिन का होता है, ऐसे औरत में 266 का, ऐसे राइनासिरॉस में 560 दिन का होता है, चूहे में कितने दिन का होता है, 20 दिन का होता है। तो ये जो गर्भकाल है वो सबका चेंज होता रहता है। जैसे शेर में 106 का होता है ना, कुत्ते में 50 से 60 दिन का जो गर्भकाल होता है। तो ये सभी जीवों में क्या होता है, चेंज होता रहता है। और इसी के बाद बेबी बर्थ होता है। बेबी बर्थ की प्रोसेस भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको प्रसव बोलते हैं, चूंकि आपके सिलेबस में है तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है, रोपण के बाद क्या होता है, गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। रोपण के बाद जो क्या बना हुआ है, ब्लास्टुला बना हुआ है। ये क्या है, ब्लास्टुला ही तो है। और ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा, गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा, गैस्ट्रुला। तो ब्लास्टुला तक ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रुला। ये गैस्ट्रुला का फिगर है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिर फिगर को समझते हैं। ठीक है। तो हमने गैस्ट्रुला भवन अर्थात गैस्ट्रुलेशन की बात करते हैं। तो जो ब्लास्टुला है, कोकरपुटी को ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ब्लास्टुला भी बोलते हैं। आप ब्लास्टुला बोलो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। कोकरपुटी में 3रे सप्ताह अर्थात 3rd वीक में 3 जनन स्तरों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और इस त्रिस्तरीय भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं। ठीक है। बात समझे हमारी, कि जब ब्लास्टुला बना था तो ब्लास्टुला में हमने देखा था ये पोस्टकोरक का निर्माण हो गया, जो कि जा करके एंडोमेट्रियम से अटैच होकर के अपरा का निर्माण करेगा। क्लियर। और इसके बीच में है ना इनर सेल मास होता है, जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट या भ्रूण बीज कहलाता है। और यही भ्रूण को बनाता है, अर्थात भ्रूण के सभी भाग कहाँ से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। और ये कहलाती है ब्लास्टोसील। क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है। क्लियर। इतनी बात समझ में। अब क्या हुआ, इसमें रैपिड डिवीजन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, रैपिड डिवीजन हुआ। बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन होने के बाद ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह हो जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं कितनी लेयर है, 3 लेयर है। सबसे बाहरी वाली लेयर को क्या कहते हैं, एक्टोडर्म या बाह्य स्तर बोला जाता है। और बीच वाली को मीजोडर्म या मध्य स्तर बोलते हैं। और ये इंडोडर्म है, जिसे हम बोलते हैं अंतः स्तर। तो ये फिगर भी आप ज़रूर ड्रा कर लेंगे, क्योंकि आपको हमने बहुत पहले बताया है कि ज़िंदगी बिना मित्र के, है ना, और रिश्ते बिना फिक्र के, बातें बिना जिक्र के, कपड़े बिना इत्र के, ऐसे ही
बायोलॉजी बिना चित्र के अच्छी नहीं लगती, तो फिगर भी आप समय समय पे ज़रूर ड्रा कर लिया करें। तो ये फिगर आपको समझ आए, जो ब्लास्टोसील बहुत बड़ा था, यहाँ पे देखा आपने ब्लास्टुला में, वो यहाँ पर छोटी रह जाती है ना, और बीच में भी एक निर्माण हो जाती है संरचना का। और इसके बाद अब जो ये बने हुए हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये बहुत रैपिड डिवीजन करते हैं। आप सोच के देखिए, एक कोशिका से 3 स्तर का निर्माण हुआ है और ये 3 स्तर अंगों का निर्माण करते हैं। और जो गैस्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें ही होता है जब भी जो अंग अगर कोई गड़बड़ भी बनना है तो उसका भी सुधार हो जाता है, अगर कोई अंग नष्ट भी हो रहा है तो वो भी पुनः निर्मित हो जाते हैं गैस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखती है। तो गैस्ट्रेशन में हमने इतना पढ़ लिया। और ये 3 जनन स्तर होते हैं, जो कि सबसे पहले हमने वहाँ आपको बता दिया है। सबसे पहला एक्टोडर्म अर्थात बाह्य जनन स्तर का भविष्य, यानी आगे चल के बाह्य जनन स्तर क्या क्या निर्मित करेगा। तो उसमें बाल हो गया, नाखून हो गया, आदिचर्म हो गया जो सबसे ऊपरी चमड़ी हो गई। ऐसे तंत्रिका एवं मस्तिष्क का निर्माण कौन करेगा? बाह्य जनन स्तर की कोशिकाएं करेंगी, है ना। ऐसे संपूर्ण आँख का निर्माण कहाँ से होगा? इससे एक्टोडर्म से हो रहा है। बात समझे हमारी? लार ग्रंथियों का भी निर्माण होता है, कान के आंतरिक भाग की जो परत होती है उसका भी निर्माण होता है, और दांत के ऊपर जो परत पाई जाती है इनेमल की। इनेमल की परत के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत परत होती है वो होती है इनेमल की परत। फिर भी दांतों में कैविटी क्यों लग जाती है? क्योंकि इसका मेन रीज़न होता है जब हम लोग रात्रि का भोजन करते हैं तो ऐसे माहौल में होता क्या है, बहुत सारा जो भोजन है वो दांतों में फंसा रह जाता है, और इसी कारण वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि लगातार रिएक्शन करते हैं और धीरे धीरे इनेमल की जो परत होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट होने लगती है ना, और कैविटी का रूप ले लेती है। तो इनेमल सबसे मजबूत परत होती है, उसका निर्माण कहाँ से हो रहा है? एक्टोडर्म से। अब बात करते हैं मीजोडर्म का। तो मध्य जनन स्तर का भविष्य होता है, यह त्वचा की चर्म का निर्माण करती है। आहार नाल का जो पेशीय स्तर होता है, चूँकि आहार नाल आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है ना, तो ये पेशीय स्तर होता है, ये एक अंदर होता है, ये बाहरी परत हो गया। और ये पेशीय स्तर का निर्माण कौन करेगा? मीजोडर्म करेगा। और संयोजी ऊतक में कौन कौन आते हैं, है ना? तरल संयोजी ऊतक आपका रुधिर है, लसिका है, ये सब भी कौन निर्माण करेगा? मध्य जनन स्तर निर्माण करेगा। ऐसे ही पेशीय ऊतक जितने भी होंगे, पेशीय ऊतक जितनी मतलब मांसपेशियां हैं वो सभी मध्य जनन स्तर से बनेंगी। ऐसे ही जो संयोजी ऊतक है अर्थात लसिका हो गया, रुधिर हो गया, वो भी मध्य जनन स्तर से बनेगा। ऐसे ही किडनी का निर्माण किससे होगा? मध्य जनन स्तर से होगा। गुड। ऐसे ही जननांगों का निर्माण, हृदय का निर्माण, अंतःकंकाल, नोटोकार्ड का निर्माण, और दांत का जो डेंटाइन होता है वो भी किससे बनता है? मीजोडर्म से बनता है। क्लियर होगी बात? अब बात करते हैं इंडोडर्म की। तो इंडोडर्म जो कि सबसे आंतरिक लेयर है ना, तो इससे क्या निर्माण होगा? आहार नाल का भीतरी स्तर, यकृत यानी लीवर, ऐसे पैंक्रियाज हो गया, जीभ हो गया, मध्यकर्ण हो गया, श्वास नलिकाएं, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथियां, ये सब किससे निर्मित होंगी? तो ये सब निर्मित हो जाएंगी आपकी, ये सब किससे निर्मित हो जाएंगी? ये सब निर्मित हो जाएंगी इंडोडर्म से। किससे? इंडोडर्म से। ठीक है, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म आपने समझ लिया। आप जान गए कि स्पर्म और ओवा के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद विदलन की क्रिया, विदलन के बाद क्या बनता है? तो ऊतक का निर्माण होता है। इसके बाद कोकरपुटी का निर्माण होता है अर्थात ब्लास्टुला बनता है, और ब्लास्टुला का होता है रोपण कहाँ पर? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से। और रोपण के बाद ये बहुत ही रैपिड डिवीजन करता है और किसका निर्माण कर लेता है? गैस्ट्रुला का निर्माण करता है। अब आगे की प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि जो गैस्ट्रुला होता है वो भ्रूण में कैसे बदलता है।